नया बैच है ये। 14 जेपीएससी के लिए। सबसे पहले अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम सोमा खंडाइत है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस में है और नगर परिषद विश्रामपुर पलामू में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। तो मेरी जो पूरी जर्नी है इसमें सबसे पहले अपना जर्नी बता देते हैं ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ कि हम भी यहीं के हैं और आप ही लोगों की तरह मतलब स्ट्रगल करके ही यहाँ पहुँचे हैं। तो मेरी पढ़ाई लिखाई नवोदय विद्यालय से हुई है। नवोदय विद्यालय चाईबासा और बहरागोड़ा यानी ईस्ट सिंहभूम। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर से किया है। और उसी के बाद मैंने अपने तैयारी शुरू की, यूँ कहें कि कॉलेज के टाइम से ही। और 6वीं जेपीएससी भी दिया था, लेकिन कुछ कारणों से उसमें मैं मेंस में नहीं बैठ पाया था। और 7वीं जेपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया इधर। इस पूरी जर्नी में मैं उड़ान आईएएस टीम से एकदम लास्ट में जुड़ पाया। पहले से क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हम तैयारी कर रहे थे 6वीं जेपीएससी के टाइम से, यानी कि 15-16 के समय से। तो इस बीच लगभग हमको क्लैरिटी हो गया था कि पढ़ना कैसा है। इसलिए एक कोचिंग के साथ शुरू से जुड़ने का हमको ज़रूरत नहीं पड़ा था। लेकिन जब मेंस के टाइम में मुझे लगा कि किसी एक कोच के साथ, एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ जुड़ना चाहिए। तो जो उसका मॉक टेस्ट होता है उसमें मैं जुड़ा था उड़ान आईएएस में। और मॉक टेस्ट भी वो भी एकदम लास्ट में, जब मेंस का एग्ज़ाम पहुंचने को था उस समय जुड़ा था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उससे लाभ नहीं ले पाया। लेकिन इसका जो इंटरव्यू प्रोग्राम था उसमें मैं जुड़ा। और चूँकि हमको शुरू से लगता था कि हमको इंटरव्यू के लिए अपने पर्सनली हम फील करते थे कि हमको जुड़ना चाहिए, तो हम जुड़े थे और उसका बहुत बेनिफिट हुआ हमको। क्योंकि शुरू से ही हम मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी हमको लगती थी, तो इसलिए बाद में हम जुड़े यहाँ। अच्छे जो यहाँ का बोर्ड था बहुत अच्छा था। इसमें प्रोफेसर आए हुए थे और कुछ मतलब जो सर्विस से भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी थे। तो यही मेरा सफ़र है। अब आप लोगों का बात करते हैं। आप लोग अभी ग्रेजुएशन सबका कंप्लीट है? कंप्लीट नहीं है? किन का नहीं है? किस ईयर में है? फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अभी सब लोग लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। ताकि मतलब तीसरे साल आते आते आप लोग पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि आपका स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए। इस पर लिख सकते हैं, पेन अलग से ये। समय कम है इसलिए बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। जो हमको लगता है कि जो बताना चाहिए वही बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तैयारी तैयारी आपको कैसे करना है इस पे बात करेंगे। तो इसमें नोट्स की बात आती है। मटेरियल्स पर से कोई कॉल था, एक कॉल अटेंड कर लेते हैं तुरंत।
जब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, सबसे पहले मन में आता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें और कितना पढ़ें, कोई भी चीज़ को कितना पढ़ें। सबसे पहले अच्छा, इसमें ये भी होना चाहिए सिलेबस। सिलेबस का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि हमारा सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इसके लिए आप लोग अपना सिलेबस को जानते हैं, जानते हैं ना, मतलब मेंस का, पीटी का। तो शुरू में मान लिया जाता है कि इसमें सब कुछ पढ़ना है, और उसी तरह शुरू में जब आप शुरू करिएगा, शुरू एकदम एकदम इनिशियल फेज में, तो मान के चलिए सब कुछ पढ़ना है, लेकिन कितना पढ़ना है वो धीरे धीरे जब आप सिलेबस को देखिएगा तब पता चलता है। तो उस हिसाब से फिर अब जैसे पढ़ाई शुरू करिएगा, उसके बाद नोट्स बनाते हैं, वो हम तरीका बता रहे हैं। ठीक, आपके पास मटेरियल है सारा, बुक्स हैं, बुक्स कौन सा फॉलो करते हैं? हाँ, लक्ष्मीकांत, नितिन सिंघानिया, ठीक है, स्पेक्ट्रम, हाँ। इसी तरह जो स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं, जो यूपीएससी में फॉलो किए जाते हैं, उन्हीं बुक्स को फॉलो करना है। इसके अलावा एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए। तो बुक्स कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा फॉलो करना चाहिए मटेरियल, वो तो सबको पता है। यूट्यूब पे या फिर कहीं भी आप सर्च करिएगा, सारे स्टैंडर्ड बुक का आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको अपने सिलेबस के अनुसार उसको पढ़ना है, एक टॉपिक को। और शुरू में ही आपको नोट्स बनाने नहीं लगना है। मान लिया आप लक्ष्मीकांत शुरू कर दिए पढ़ना, तो वो तो खुद ही इतना अच्छा दिया हुआ है कि आपको लगे कि हर चीज लिख ले अपने नोट्स में। तो हर चीज लिखेगा तो फिर आपका अलग से बुक बन जाएगा। दूसरा लक्ष्मीकांत थोड़ी बनाना है मैं आपको, बस अपने लिए आपको पढ़ना है ना वो नोट्स को, किसी और को तो नहीं पढ़ाना है, दूसरों के लिए मेहनत तो नहीं कर रहे हैं ना, अपने लिए कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे मान लिया लक्ष्मीकांत बुक की बात कर रहे हैं, तो उसको पढ़िए, पहले एक बार पढ़िए। पहली बार में समझ में नहीं आता है, वहीं पर बात आती है रिवीजन की। मतलब एक बार जब आप पढ़िए किसी भी चैप्टर को, तो आपको लगेगा पहली बार में हम लोग उसको लगता है कि रट रहे हैं, दूसरी बार लगता है कि हाँ थोड़ा कुछ घुसा मन में। उसके बाद 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कोई भी चीज़ की हाँ समझ रहे हैं इस चीज़ को अब हम। और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद जब वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली दिखने लगेगा, जैसे राष्ट्रपति चुनाव या फिर कुछ भी, अभी जैसे लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, आप उसको बस बुक में पढ़ लीजिएगा तो उसको आपको रटने जैसा लगेगा। अभी हाल में ये सब चुनाव हुए, उसके बाद अब देखिएगा तो आपको वो चीज़ देखने का नजरिया बदल जाएगा, आप समझने लगेंगे उन चीज़ों को, क्या इस तरह चुनाव होता है, इसमें इलेक्शन कमीशन इस तरह अपना रोल निभाता है। तो उसके बाद जब आपका पूरी तरह से पकड़ बन जाए उस टॉपिक पे, तब जाके आप नोट्स बनाइएगा। वरना शुरू में अगर बनाने लगेगा एकदम शुरू से, तो वो बुक ही बन जाएगा, उसको आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इतना समय कम होता है कि आप दोबारा उसको पलट के नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स तभी बनाइए जब आप उस चीज़ को पूरी तरह समझ रहे हैं, उस टॉपिक को। और नोट्स हमेशा एकदम एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, एकदम पॉइंट वाइज। उसमें कभी मेरा जो तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है, हमको लगता है ये तरीका प्रभावी है, होगा एकदम। इसमें केवल पॉइंट्स लिख सकते हैं, इसमें कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि उस कीवर्ड को देखते ही आपको पूरा उसका कहानी समझ में आ जाए। हम इस रिवीजन का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे हम लोग किसी रास्ते पे जाते हैं, किसी रास्ते से ट्रेवल करते हैं, रांची से जमशेदपुर ही जाना है, मान ले पहली बार आप जा रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि सबका अपना अपना लाइफ है और ये तैयारी की जो पूरी जर्नी है इसमें ड्राइवर हम खुद हैं। तो मान के चलिए कि आप ड्राइव करके रांची से जमशेदपुर जा रहे हैं। तो सबसे पहली बार जब आप ड्राइव करिएगा तो आपका नज़र सबसे ज़्यादा आपके रोड पे ही रहेगा, आप इधर उधर नहीं देखिए, क्योंकि आपको रास्ता भटकने का डर रहेगा। फिर 2-3 बार ट्रेवल करने के बाद आपको लगेगा अच्छा ये बुंडू है, ये तमाड़ है, उस मतलब आसपास के एरिया को देखिएगा। फिर 10-15-20 बार आने जाने के बाद उस पूरे एरिया को आप जानने लगिएगा। अच्छा, बुंडू में इस तरह का कम्युनिटी है, इस तरह का समाज है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ का बाजार इस तरह का है, ठीक है। और उसको
कई तरफ कई मतलब तरीके से उसको देखिएगा, उस पूरे एरिया को, उसका हिस्ट्री पे जाइएगा, उसका ज्योग्राफी पे जाइएगा, वहाँ का इकोनॉमी पे जाइएगा, बहुत तरह से उस पर विचार बना सकते हैं आप उसी रास्ते पे, जबकि आप बस ट्रेवल कर रहे हैं, उस पर बस ड्राइव कर रहे हैं आप। तो वही है रिवीजन, मतलब कोई भी चीज़ को बार बार पढ़ने से, बार बार ये नहीं कि आज ही आप 10 बार पढ़ दीजिए, ऐसा नहीं हो। आज एक बार पढ़ दिए और हो सकता है 1 सप्ताह बाद पढ़िए, 1 महीना बाद पढ़िए, 6 महीना बाद पढ़िए। तब तक क्या होता है कि जैसे लोकसभा चुनाव वाली बात किए थे, आप मान लिया आज से 6 महीना पढ़े हो, तो उसको अगर उसी समय में 50 बार भी पढ़ लिए होते हैं, मान लिया 1 सप्ताह के अंदर आप उसको 50 बार भी पढ़ लीजिए, शायद उतनी समझ ना बन पाए। लेकिन उसको कुछ कुछ अंतराल पे पढ़िएगा। एक बार अब जैसे ये चुनाव हो गए, तो उसमें कुछ मिल गया ना आपको, प्रैक्टिकली इसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन मिल गया इसका, तो वो चीज़ फिर उसका समझ बनने लगता है। फिर अब उसका हिस्ट्री पे भी जाइएगा कि लोकसभा चुनाव कैसे हुए थे पहले, और ये लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सब सारे चीज़ों को आप देखिएगा। लोकतंत्र का इकोनॉमी पे क्या असर होता है, राजतंत्र में इकोनॉमी कैसा होता होगा। इस तरह से कई तरह सबका मतलब सोचने का जो है वो खुलेगा आपका मन, ठीक है। तो इसलिए नोट्स हमेशा जब पकड़ बन जाए उसके बाद बस उसको देखें कि अच्छा ये है, बस कुछ पॉइंट्स कुछ वर्ड्स देख के ही आपको पूरा उसका कहानी समझ में आ जाए। ये हो गया नोट्स। मटेरियल का तो आप लोगों को मालूम है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं स्पेक्ट्रम के, मैग्रो हिल के, बस यही हैं इसके लिए भी, क्योंकि सिलेबस लगभग एक जैसा है। और एग्जाम भी सिविल सर्विस का, ये भी सिविल सर्विस का ही एग्जाम है। रिवीजन के बारे में बता दिए, रिवीजन का क्या रोल होता है। और ये जो नोट्स है ना, आपको रिवीजन में लास्ट मोमेंट पे कैसे काम देगा। जैसे कॉपी में आप मान लिए भर दिए, एक ही आप लोगों का जो एक आंसर होता है 40 मार्क्स का होता है ना, तो उसको कम से कम 5-6 पेज में लिखिएगा, ठीक है। और अभी से मान लिया आप अभी से क्वेश्चन वाइज तो नहीं बनाइएगा, आप टॉपिक वाइज बनाइएगा नोट्स को। तो अगर आप कॉपी में बढ़िया से बनाइएगा पूरा विस्तार से लिखते हुए, ठीक है, तो मान के चलिए कि आपका एक टॉपिक का नोट्स बनते बनते 15-20 पेज हो जाएगा कम से कम। उससे कम मैंने हमको नहीं लगता कि हो पाएगा। तो क्या अभी जैसे एक होता है पीटी मेंस, ठीक है, तो इस बीच में इतना कम गैप होता है। ये 7 जेपीएससी के टाइम में भी इसमें बहुत कम का गैप था, इस बार भी बहुत कम का गैप दिया गया था इसमें पीटी और मेंस के बीच में। तो अमूमन क्या करते हैं कि पीटी से पहले लोग पीटी के लिए ही पढ़ते रहते हैं, ज़्यादातर यही होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। ये भी बताएंगे कब कैसे करें। तो इस बीच में इतना कम गैप होता है कि आप इतने बड़े नोट्स को उस समय नहीं पढ़ पाएंगे। उस समय नई चीज़ें भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है और मॉक टेस्ट भी देना है, सब कुछ करते हुए आप इतने कम समय में नहीं कर पाएंगे लगता है। तो उसमें क्या होता है कि एक ही पेज में, मान लिया एक छोटा सा पेज है, A4 साइज के पेज में मान लिया आप एक पूरे टॉपिक को उसी में सजा के लिख दिए, 1 पेज या 2 पेज में मैक्सिमम, तो आपको पलटने में भी दिक्कत नहीं होगा, आपको एक ही पेज में सारा कुछ दिख रहा है। मान लिया एक ही चीज को पढ़ने के लिए बार बार पलटना अच्छा नहीं लगता है ना। तो मान लिया किसी चीज का विशेषता है, विशेषता के लिए 1 पेज ले लिए, उसके महत्व के लिए अलग 1 पेज ले लिए, तो ठीक नहीं है। तो विशेषता यहीं पर कुछ दूर पे कर लिए, इतने दूर में सिमटा दिए, क्योंकि उसमें केवल पॉइंट्स लिख रहे हैं, कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, उसी के नीचे महत्व लिख लिए, ठीक है, इस तरह से। तो एकदम छोटा सा नोट्स बनाना है, अपने लिए उसको रखना है बस। इसलिए नोट्स के पीछे बहुत नहीं पढ़ना है दूसरों के नोट्स पे, क्योंकि वो अपने सहूलियत के हिसाब से बनाए होंगे, ठीक है। आप अपने से पढ़िए, अपना नोट्स खुद बनाइए। अब सिलेबस का तो आइडिया आपको मिल गया होगा, या तो अब हमेशा सिलेबस को देखते रहिए कि कितना पढ़ना है, वो आपको पता होना चाहिए। इरेजर। पीटी मेंस और इंटरव्यू होता है, तो तैयारी जब शुरू होती है तो लोग ज़्यादातर
पीटी पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो पीटी के लिए अभी तक 14 जेपीएससी का तो नोटिफिकेशन आया नहीं होगा, तो सोचिए आया भी नहीं है, और जब आएगा भी उसके बाद भी 2-3 महीने का समय मिल सकता है, मिल जाए भले, तो कम से कम 5-6 महीना होगा उसके लिए, हो सकता है। अब कब आए हमको इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो 5-6 महीना बस मान लिया आप पीटी के लिए ही पढ़िएगा, और इस बीच में केवल 3 महीना या 2 महीना मिलता है, तो इसके साथ तो नाइंसाफी हो गई, क्योंकि सिलेक्शन इसी पे होना है। ये तो केवल यहाँ ये स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप का है ना, ये बस मेंस में बैठने के लिए है। आपका सिलेक्शन तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे होना है। इसलिए आप जब आप शुरुआत करिएगा तो मेंस को भी लेके चलिए, आप कंबाइंड रूप से तैयारी करिए। ये नहीं कि बस उसको आंसर राइटिंग की तरह से पढ़ रहे हैं, उसको हम मतलब एमसीक्यू टाइप के पढ़ रहे हैं, इस टाइप का नहीं, पूरी कहानी पढ़िए। कभी भी आप एक और बात बता रहे हैं जो हमको लगता है, एक होता है कहानी की तरह, एक पॉइंटर फॉर्म में, ये पैराग्राफ मान के चलिए इसको। कोई भी आपको जब कहानी बताता है तो आपको समझ में आता है कि क्या है, ठीक है, वो याद भी रहता है। और कोई आपको पॉइंट्स खाली बता दिया तो आपको वो पॉइंट्स हो सकता है कभी आप भूल भी जाएंगे। जैसे ये चलिए लोकसभा चुनाव, ये बहुत भी मतलब चलिए हाल में ही हुआ है, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव के बारे में प्रधानमंत्री ये बने, बीजेपी को इतना सीट आई, मतलब एनडीए गठबंधन को इतना आई, और जो इंडी गठबंधन है उसको इतना मिला, तो वो थोड़ा रटने जैसा हो जाएगा। कोई उसी को समझा दे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में जो शासन का तरीका, वो शासक जो 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 हम कहें कि लोकतांत्रिक देश में जो शासन चलता है वो संविधान के तहत चलता है, ठीक। और संविधान में जो जनप्रतिनिधि होंगे जो यहाँ शासन करेंगे, उनके चुनाव की पूरी प्रक्रिया दी हुई है संविधान में, ठीक है। तो उसके पूरा कहानी बताते हुए उसी आधार पे 324 जो है आर्टिकल, उसके तहत निर्वाचन आयोग वो अपना यहाँ पे चुनाव करवाता है, और उसी चुनाव के अंतर्गत इस बार भी चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव। और इसमें ये जो पार्टियां हैं इस गठबंधन के तहत कंटेस्ट कर रही थी, और उनमें से इनको इतना मिला, और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो इस तरह वोट देते हैं, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। उस तरह कहानी बता देने से लगता है कि आप समझ पा रहे हैं, बस उसका 1-2 खाली चीज बता देने से वो रटने जैसा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम तो कहानी की तरह जो तैयारी होती है उसको हम प्रीफर करते हैं। पॉइंटर तब काम आता है जब आप कहानी को पूरी तरह समझ जाएं, उसके बाद कोई कुछ भी बता दे, एक फैक्ट ही बता दे, तो आपको फैक्ट वो याद रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप तैयारी शुरू करें तो कंबाइंड तैयारी शुरू करें, और जब पीटी मान लिया कि बहुत सामने आ गया है, 1-2 महीना 3 महीना बचे हैं, तो पीटी पे ज्यादा फोकस करिए। दिन का जो पूरा समय है उसको बांट दीजिए कि उसमें केवल पीटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, बाकी टाइम मेंस को भी लेके चलेंगे। उसके बाद तो फिर मेंस है, इंटरव्यू है, और इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी हम लोग करते हैं, जो कि हाँ उस समय के लिए ठीक है, लेकिन इंटरव्यू होता है आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, वो आप कैसे हैं उसी को वहाँ देखा जाता है। तो क्या पर्सनालिटी को हम 2-3 दिनों में या फिर 10-15 दिनों में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस थोड़ा बहुत उसमें सुधार हो सकता है। तो इसीलिए इंटरव्यू की भी जो प्रक्रिया है, आप जिसे तैयारी शुरू कर देते हैं, आपके उठने बैठने का तरीका, लोगों से बातचीत का तरीका, आपका सोच विचार, आपका एटीट्यूड, वो तो उसी समय से डेवलप होना चाहिए। आप जैसे सबका स्ट्रगल है सबका लाइफ में, लेकिन आप यहाँ आके बैठे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। किन्हीं के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, किन्हीं के घर में और कुछ प्रॉब्लम होगा, इसके बावजूद आप तैयारी करने के लिए रांची में रह के यहाँ आ रहे हैं, कोचिंग में आ रहे हैं, तो
आप आपका पर्सनैलिटी में वो चीज़ है ना कि हम डट के कुछ भी काम कर सकते हैं। तो यही जो है इंटरव्यू में काम आता है। आपको इसी बीच अपना बातचीत का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, ये सब डेवलप करना है धीरे धीरे। तो इसीलिए इंटरव्यू एक्चुअली तैयारी उसका स्पेशल होता नहीं है, लेकिन लास्ट में लोग इसलिए कर लेते हैं कि जो इंटरव्यू उसमें किस तरह क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस उसी का थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए होता है वो। तो इंटरव्यू को भी साथ ही साथ लेके चलिए, क्योंकि उसमें कोई टॉपिक थोड़ी उसमें डिसाइडेड है कि आपको इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। वो तो अपार है, उसका मतलब कहीं से भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई फैक्ट्स पूछ दिया, आपका विचार पूछ दिया, तो विचार भी आपको अभी से डेवलप करने होंगे। आप लोकतंत्र को किस तरह देखते हैं, ठीक है, आप भारतीय अर्थव्यवस्था जो अभी तेजी से बढ़ रही है, इसका क्या आप स्कोप देखते हैं आगे, ये तो आपको खुद से बनाना होगा। या फिर समाज अभी इंटरनेट के युग में, ये मोबाइल से आया है, इंस्टा, फेसबुक, ये यूट्यूब वगैरह में, अभी समाज का जो दिशा है वो किधर जा रहा है, इसको ये सही है या गलत है, तो ये सब विचार आपको खुद बनाना होगा। अब हम लोग आगे जाते हैं। हाँ, अब जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट, रियल एग्जाम, दोनों लगभग सेम है। बस मेंटालिटी का फर्क है कि ये मॉक टेस्ट है, ये रियल एग्जाम है। इसका बस हमें डर लगता है, जबकि ये बहुत आसान होता है मॉक टेस्ट के मुकाबले, ठीक है। तो इसका डर नहीं पालना है। उसके लिए हम ज़्यादा फोकस मेरा रहेगा मेंस पे। पीटी के लिए जो आप मॉक टेस्ट देंगे, आप शुरू से मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा उस पर मत लगिए। अभी आप अपना नॉलेज लीजिए, नॉलेज गैदर करिए, चीज़ों को समझिए, कंसेप्ट बिल्ड करिए, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है कि आप मान लें मॉक टेस्ट आप लगाने लगे शुरू से, तो आपको वो सवाल तो आता नहीं होगा, तो आपको डर लगेगा, अरे यार हम कुछ आता नहीं है, बाकी लोग तो कर ले रहे हैं, तो आपको डर लगेगा। बाकी को मान लिया कोई आपके सामने कर रहा है मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस कर रहा है, हो सकता है उसकी तैयारी हो चुकी हो इसलिए कर रहा है, उससे नहीं घबराना है, देखा देखी में कुछ नहीं करना है। आपको अपना सब्जेक्ट को लेकर पकड़ बनाना है पहले, उसके बाद जाकर मॉक टेस्ट शुरू करना है। जब थोड़ा बहुत तैयारी हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए। और मॉक टेस्ट जिस दिशा में जा रहा है, यानी एमसीक्यू जब कर रहे हैं वो किस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में पढ़िएगा, लेकिन वो थोड़ी समझ बन जाने के बाद ही करेंगे। अब मेंस का जो मॉक टेस्ट है या रियल एग्जाम है, उसमें भी वही है, मतलब रियल एग्जाम पे नहीं, मतलब मॉक टेस्ट पे ही बात कर रहे हैं। मेंस के लिए भी वही है कि आप शुरू से लिखने मत लग जाइए। आज मान लिया आप 0 पे हैं, आपको कुछ नहीं आता आपको, लेकिन एक लिखने के लिए बोला जाए तो आप नहीं लिख पाएंगे, आपको फिर लगेगा कि यार हमसे होगा नहीं। तो खुद को नेगेटिव नहीं होने देना है। कोई भी चीज जो आपको नेगेटिव बनाता है उससे दूर रहना है। आपको लगता है कि आपको दूसरों को देख के जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत कोई अभी 14 जेपीएससी में सीनियर लोग भी होंगे, वो लोग बताएंगे कि सीनियर लोग मतलब जो पहले से पिछले एग्जाम में अपेयर हो चुके थे लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, इसमें भी बैठेंगे, तो वो तो बताएंगे कि भाई अरे यार तुम गलत पढ़ रहे हो, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे बोलने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन उसे डिमोटिवेट नहीं होना है। उनके लिए वही सही, आपके लिए तो सही नहीं है, तो आप उसे डिमोटिवेट क्यों होंगे। तो उससे आप खुद को नेगेटिव नहीं बनाएंगे, आपको अपने पकड़ बस बनाना है। तो हम इसमें बता रहे हैं कि मेंस का एग्जाम लिखिएगा, मेंस का पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, उसका मॉक टेस्ट देंगे या रियल एग्जाम में भी आपको सवाल मिलता है 40 मार्क्स का होता है ना। और इसमें ऐसे लिखा तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा आपको आमतौर पर सुनने को मिलेगा कि आपको 650 से 700 वर्ड्स के बीच में एक आंसर लिखना है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, फिर भी इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। तो अब देखिए, इतने कम शब्दों में 40 मार्क्स के लिए आपको करना है, तो जाहिर सी बात है कि जो पूछा जा रहा है वो आपको बताना होगा, इधर उधर की बात नहीं करनी होगी।
और जो सामान्य बात है जो सबको पता है, जबरदस्ती उसको नहीं ठूंसना है, उसमें अपना नॉलेज उसमें उड़ेलना नहीं है, बहुत एकदम सधी हुई बातों को कहनी है उसमें बस। तो इसीलिए अब क्योंकि इतने कम शब्दों में लिखना है तो इसलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी तब होगी जब आपका समझ बन जाएगा, उसके बाद तो कोई एक सवाल को लेंगे, जब जब कोई एक सवाल को लीजिएगा तो उसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, उसका एक एक ये बना लीजिएगा रफ जैसा, ठीक है। रफ में क्या करिएगा, पॉइंट्स लिख लेंगे आप। मैंने भी इसको फॉलो किया था कि रियल एग्जाम में भी जब बैठे तो जैसे क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन को पहले देखा कि हमको कौन कौन सा करना है, चुन लिए उसमें से। उसके बाद जैसे मतलब लिखना चालू हुआ तो बाकी लोग मतलब ज़्यादातर लोग शुरू कर देते हैं, तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन देख करके कौन सा हमको करना है। लेकिन हम क्या किए कि लास्ट पेज में जो बैक साइड है वहाँ रफ लिख दिए ऊपर, और जो भी हमको मान ले पहला सवाल में हमको क्या क्या पॉइंट्स हमको याद आ रहे हैं सब एक जगह लिख दिए। हमको क्या कौन कौन सा डायमेंशन को उसका टच करना है, कौन कौन सा पॉइंट्स लिखना है, सबको एक जगह समराइज कर दिए। उसमें हमको लगा एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो और उसी बीच उसके बाद हम लिखना शुरू किए उस सवाल को, उसका जवाब को लिखना शुरू किए जब, तो उस बीच में भी और भी जो मान ले मन में आने लगा तो उसको यहाँ पहले लिख दिए हैं, जब इसका भारिएगा तब लिखेंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि आपका कोई भी चीज छूटेगा नहीं, ठीक है, छूटेगा नहीं, और आपका जो फ्लो बोलते हैं लिखने में, वो बना रहेगा। ये नहीं कि अभी कुछ बात कर रहे थे तुरंत कहीं पहुंच गए फिर वहां वापस वहां आ गए, इस तरह इधर उधर नहीं होगा। तो फ्लो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वरना कहानी समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, इस तरह जो बनाइएगा इसमें क्या आपका होगा, कोई चीज छूटेगा नहीं और आपका फ्लो मेंटेन रहेगा। और डायरेक्ट लिखते जाने से प्रॉब्लम क्या है कि आपको काट कूट करना पड़ सकता है, आपको लगेगा कि वो चीज छूट गया था यार, हम अगले अगले हेडिंग पे आ गए हैं लेकिन वो पीछे वाला छूट गया, तो उसको बाद में घुसा दीजिएगा, तो सेंस नहीं बनता है बाद में उसको करने का, ठीक है। इसलिए इसको हमको लगता है कि इसको फॉलो करना चाहिए। आपका 2-3 मिनट जाएगा लेकिन आपका आंसर बहुत सुंदर हो जाएगा इससे। अब इस पूरी तैयारी के दौरान आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका मेंटालिटी कैसा होना चाहिए, इस पर थोड़ा बात करेंगे। पिछले कुछ समय में ऐसा देखा गया कि एग्जाम्स यहाँ पे रेगुलर नहीं हो रहे हैं, और तो ऐसे में क्या है कि झारखंड में थोड़ा सा निगेटिविटी का माहौल है अभी तैयारी को लेकर के। तो इस बीच में आप अपने तैयारी को कैसे करते रहें, पॉजिटिव कैसे बने रहें, उसी पे बात करेंगे कि देखिए हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है, बस मेहनत करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो बाहरी फैक्टर है उससे हम खुद को नेगेटिव नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके जॉब के लिए एग्जाम नहीं है, आपके लाइफ के एग्जाम के लिए भी काम आएगा ये, कि जब आपका जो भी परिस्थिति है वो आपके काबू में नहीं है, कुछ भी हो रहा है, मान लिया सही हो रहा है गलत हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं वो सही भी है कि नहीं, उस पर हम क्यों जाएं, अपनी तैयारी को छोड़ के, वहां क्यों जाएं, अपनी तैयारी को करते रहें। तो जब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जब सही तरीके से एग्जाम मतलब मान लिया इसी बीच एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो जाता है, तो आप उस समय पाएंगे कि आप अगर अपने तैयारी को नहीं छोड़े हैं तो लगेगा कि हाँ कम से कम हम तैयारी तो कर रहे थे इस बीच में। तो वो चीज आपका आपका जो अपना कर्म है उसको छोड़ना नहीं है। हम्म। आपका एटीट्यूड हमेशा लर्निंग का होना चाहिए, और मतलब बस ऐसे वर्ड्स लिख दे रहे हैं ये कि
आपको कोई भी चीज़ मिले उसको सीखने का आप में होना चाहिए कि नया चीज़ मिल गया और जो जानना चाहिए। अब ज़बरदस्ती किसी के में हम लोग को पीएचडी नहीं करना है। मान लिया किसी को क्रिप्टो करेंसी मिल गया है ना, मान लिया उसमें वो पूरा डीप चला गया, यूट्यूब पे देख के किसी वेबसाइट पे जा जाके उसका मास्टर बन गया है, तो मास्टर बनने से सिविल सर्विस तो नहीं निकलेगा। क्रिप्टो करेंसी को बस उतना जानना है कि अभी वो मतलब इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है, ठीक है, आज के इकोनॉमी में, तो उसको उतना पढ़ना है, उसको उतना समझना है। एआई का बहुत ज़्यादा रोल है आज के समय में, लेकिन एआई का भी तो मास्टर नहीं बन जाना, उसका जो भी कोडिंग डिकोडिंग क्या क्या होता है उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना है, मतलब जनरल समझ जो होती है वो बस होनी चाहिए आपको। तो वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए अपने, जो आज के समय में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ बनना ही चाहिए आपका। और वही अटेंटिव वही है कि कुछ भी देश दुनिया में जो भी घट रहा है, अभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, तो उनका क्या योगदान था हमारे देश में, इकोनॉमी में क्या योगदान था, वो सब तो जानना चाहिए। और जब आप मान लिया आप करंट अफेयर से अवेयर नहीं है तो फिर जानेंगे भी नहीं कि मतलब उनका निधन हो गया हाल में, और अभी जैसे विमान दुर्घटना वगैरह हो रहे हैं बहुत, मतलब क्या है, तो ये सब जानना चाहिए कि क्या हो रहा है, उसका क्या असर हो रहा है। बस अटेंटिव रहिए, कुछ भी मिलता है किसी भी सोर्स से, आपको केवल बुक तक सीमित नहीं रहना है, और आपका जो विचार बनेगा, आप जो भी बात किसी से करेंगे वो सिर्फ बुक के बेसिस पे नहीं करेंगे। बुक में तो केवल फैक्ट्स है, फैक्ट्स को केवल थोड़ी बोला जाता है यहाँ कहीं भी, वो आपका विचार निकलता है। तो विचार को बनाने के लिए आपको केवल बुक से तो नहीं पढ़ना है, आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, और ट्रेवल करते हैं कहीं तो अपने आंखों से देखिए चीज़ों को, अपने कान से सुनिए लोग क्या बात कर रहे हैं, वहाँ किस तरह का सोसाइटी है, वो अपने आँख को, कान को हमेशा खुले रखना है। और आपका विचार को बनाने में जो जो भी चीज़ आपको लगता है कि इसको जानना चाहिए उसको जानिए, तो ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। अब बात करते हैं कि जैसे सबके लाइफ में स्ट्रगल है, कोई मतलब किन्हीं का फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किन्हीं का में हो सकता है कि उनको घर से ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कि कोई हो सकता है कि यहाँ जॉब करते हुए तैयारी कर रहे होंगे। तो इन सब में ये याद रखिए कि आपका जो ये संघर्ष है वो, उस पर ये नहीं करना है, नेगेटिव नहीं हो जाना कि अरे यार मेरा लाइफ तो पता नहीं कहाँ जाएगा, मेरा मतलब एग्जाम निकल पाएगा भी कि नहीं, और हो सकता है मेरा ना ही निकले, हम तो गरीब ही जन्मे हैं, इस तरह अपना मन को नहीं बांध लेना है। आप संघर्ष अगर कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत करके अगर आप कोई लक्ष्य को बनाए हुए का और उसके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपको उस संघर्ष पे आपको गर्व होना चाहिए, कि आपको अपने आप पे गर्व होनी चाहिए कि बाकी को मान ले सारी सुविधाएं हैं, कई लोगों को सुविधाएं मिलती है, करियर पढ़ो सब कुछ है, कोचिंग लगा दिए, ये ले लो, वो कोर्स ले लो, लैपटॉप ले लो, बाइक पे जाओ, कार में जाओ, तो उसको नहीं देखना है कि उनको सारी सुविधाएं, हमको कुछ नहीं है, किसी तरह से कोचिंग का खर्च निकल पाता है, या फिर सेल्फ स्टडी की भी बात करें हम, तो उधर नहीं जाना है। आप अपने संघर्ष से खाली प्यार करिए, आप खुद से प्यार करिए, अपने संघर्ष को याद रखेंगे बाद में भी कि अरे हाँ जी, मतलब कई सारे नेगेटिविटी थी लेकिन हम डट के रहे उस समय, ये आप में होना चाहिए। तो और इस बीच जो स्ट्रेस आता है उसको कैसे करना है कम, बहुत ज़्यादा सब तरफ अशांति है, मान के चलिए, इतना ज़्यादा नॉलेज का तूफान है, ठीक है, जैसे यूट्यूब खोलिए, कोई किसी भी साइट पे जाइए, इंस्टा फेसबुक कहीं भी रील्स में देखिए, विचार देने वाले, थॉट्स देने वाले, फैक्ट्स का मतलब बरसात करने वाले कई सारे चैनल हैं, आपको देख देख अरे यार नया चीज़ देख रहे हैं, अच्छा भी लगता है,
तो इतना ज़्यादा नॉलेज का करना क्या है? अचार तो नहीं डालना है। अपना दिमाग को मतलब दिमाग ना एकदम अशांत हो जाता है देख देख के। आप दिन भर मोबाइल में देखिए ना, आपको मान लिया दिन भर दे दिया जाए, सुबह से शाम तक का समय आप मोबाइल पे बिताइए, देखिएगा शाम में आपको बहुत बहुत थका हुआ महसूस होगा, बहुत अजीब महसूस होगा। तो वो नहीं करना है। आपको जबरदस्ती फैक्ट्स का गैदर नहीं करना है। फैक्ट से पड़ा हुआ है, जब चाहिए होगा हम खोज लेंगे। इतना ज्यादा क्यों जानना है? अभी जानना भी एक बड़ी समस्या हो गई आज के समय में। लोग इतना मतलब मन जो है ना, इतना कितना प्रोसेस करेगा बताइए। जबरदस्ती के हम लोग घुसने लगते हैं कुछ चीजों में। कोई किसी भी टॉपिक में, मान लिया किसी को कार का शौक है, किसी को इकोनॉमी का किसी भी टॉपिक को जानने का शौक है, तो उसमें एकदम डीप घुस जाएगा, डीप घुस जाएगा। मान लिया उसको उसी फील्ड पे जाना तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तैयारी अगर करनी तो किसी टॉपिक पर घुसने की क्या जरूरत है इतना ज्यादा। इसलिए आप सेलेक्टिव बनिए, इसके लिए सेलेक्टिव बनिए। और नॉलेज को गैदर करके, इसको गैदर करने के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। वो नॉलेज किस काम का जिसका हम इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए, जो हमको कभी काम ही ना आए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मान लिया हम बहुत अच्छे से जान गए, लेकिन मतलब जबरदस्ती जाना है कि हमको जानना चाहिए, आज के समय में ये चल रहा है, सब कोई कई लोग इस पे इन्वेस्ट भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमको भी जानना चाहिए। जबरदस्ती में अगर करें तो सीख ही जाएं, मान लो सीख ही जाएं, लेकिन हमको मान लो उस पर नहीं लगाना है पैसा वैसा, हमको उस पर करना ही नहीं है कुछ, तो उस नॉलेज का क्या फायदा? किसी को हमको लेक्चर थोड़ी देना है उस पर, ठीक है। तो इसलिए वो नॉलेज, कोई भी नॉलेज आप तभी लीजिए जब आपको उसका जरूरत है, आपको लगे कि इसका जरूरत है। हम कहीं पे अगर किसी को बताने के टाइम भी उसका अगर आता है उस बारे में बोलने का, तो हम उतना बता पाए बस। जबरदस्ती बहुत ज्यादा नॉलेज गैदर करने के पीछे नहीं पड़ना है। यही हम लोग खराब काम करते हैं इसी में, क्योंकि सारा दिन तो नॉलेज गैदर करने में लग गया, तो उसको प्रोसेस कब करेंगे आप? प्रोसेस नहीं करेंगे तो विचार नहीं बनेगा, विचार नहीं बनेगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो इस तरह से सिलेक्टिव बनिए। उसके अलावा जैसे हम लोग ये जो तैयारी का जो फेज है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, ये लाइफ में भी। तो इसमें आपको प्रोसेस जो होता है ना, आपको रिजल्ट का चिंता नहीं करना है। ये धोनी को तो आप लोग जानते ही हैं। एक बार उनसे कोई मतलब इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतने मतलब जो हारता हुआ मैच भी आप जिता देते हैं, तो उस समय का जो स्ट्रेस होता है, उस समय का जो टेंशन होता है, उसको आप उस समय कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं आप? तो उनका कहना था कि वो रिजल्ट पे फोकस नहीं करते हैं, उनका फोकस रहता है केवल प्रोसेस पे, केवल प्रोसेस पे उनका फोकस रहता है कि अभी मान ले इतने ओवर बचे हैं, इस टाइम हमको किस बॉलर को देना चाहिए या किस बैट्समैन को भेजना चाहिए। तो उस प्रोसेस पे वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि उस समय उनको क्या करना चाहिए। रिजल्ट तो हार या जीत कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान में उसके हर एक स्टेप पे हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, बस उस पर ध्यान देना है। अभी से आप अगर सोच लेंगे कि आपका होता एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, आप पढ़ पाएंगे? दिन भर में आधा समय तो इसी में लग जाएगा कि अरे यार निकलेगा कि नहीं, पढ़ तो रहे हैं, निकलेगा कि नहीं, ऐसे पढ़ने से निकलेगा, वैसे लिखने से निकलेगा नहीं, उसको मत सोचिए ना। आपको आपका काम किया, आपका काम है पढ़ना, समझ बनाना और लिखना। आप उसी को बेहतर करने पे लगिए बस, और पॉजिटिविटी के साथ करिएगा। इस प्रोसेस को एंजॉय करिएगा, इस प्रोसेस को एंजॉय करिए। इसी में आप नया चीजें सीख रहे हैं। और सिविल सर्विस की तैयारी ना, मतलब मान के चलिए कि आप सब कुछ इसमें जान जाते हैं। जो सही मायने में तैयारी कर लेते हैं ना, उनका भले एग्जाम ना निकले, भले
कुछ कुछ कारण होते हैं कि नहीं हो पाता है। तो लेकिन वो इंसान इतना ज़्यादा मतलब लाइफ के प्रति बहुत सही दृष्टिकोण उसको मिल जाता है, क्योंकि वो इस प्रोसेस में इतना कुछ सीख जाता है। नॉलेज तो छोड़िए, नॉलेज तो मतलब अथाह सागर उसको हो जाता है। इसके अलावा मतलब अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं लाइफ में, उनसे कैसे टैकल करना है, उस समय कैसे बिहेव करना है, सब वो सीख जाते हैं इसी प्रोसेस के दौरान। तो इसीलिए ये तैयारी बहुत बड़ी तैयारी है, इसलिए इस प्रोसेस को आपको एंजॉय करना है, यही मजा है। तो रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। हम्म, और एक बात हमको याद आ रहा है, जैसे मोटिवेशन, मोटिवेशन ये मोटिवेट होके ही लोग आते हैं कुछ करने। लेकिन आपको लगता है कि दूसरों को देख के, मान लिया ये होता है दो तरह का, एक आउटर एक इनर, आप ही लोग बताइए इनमें से असरदार कौन सा है? बिल्कुल इनर वाला ही असरदार है। आउटर वाला देख के, मान लिया सिविल सर्विस में जिनका होता है, जो आईएएस बनते हैं, या स्टेट में भी कोई मान लिया बनते हैं, मतलब बीडीओ डीएसपीओ जो भी बनते हैं, उनको देख के उनका आ, उनको देख करके आपको कितना समय के लिए लगे कि हमको पढ़ना चाहिए? एक समय लगेगा कि अरे यार इस बार आईएएस टॉपर वो हुए हैं, वाह यार ऐसा होना चाहिए, कितना अच्छा लाइफ होता होगा। तब आप शुरू करिएगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें उस मोटिवेशन पे 5-7 दिन चलेगा। फिर आपका जो ट्रू सेल्फ है, सबका अपना अपना एक होता है, अपने अंदर एक इंसान होता है सबका, सब इंसान अलग अलग हैं। तो वही आपका जागृत हो जाएगा, अरे छोड़ो ना यार, वो लोग बड़े लोग हैं, उनका हो जाता है, वो लोग अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे, ये वो। तो वहीं आप मात खा जाइएगा। फिर कई सारा काम होता है, दिन भर काम लोगों का, और इधर उधर घूमना फिरना सब कुछ हो जाता है। तो इस चक्कर में आपका वो फिर मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, फिर आपका पढ़ाई उस समय के लिए कुछ दिनों के लिए बंद। फिर कुछ ऐसा आएगा, घर में कुछ प्रॉब्लम मान लिया आए, अब तब आपको लगेगा अरे यार अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा। फिर उस पे भी कितना दिन, मान लिया घर की स्थिति ठीक हो गई, फिर आप ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए इनर मोटिवेशन पे जाना चाहिए। आप पहले खुद को देखिए कि आप क्या चाहते हैं। केवल सिविल सर्विस की तैयारी ही नहीं, आपको अगर इसमें मन नहीं लगता है मान लिया, तो किसी को देखा देखी में इसमें नहीं आना चाहिए, मेरा जो मानना है। अगर आपको यही जॉब जॉब प्रोफाइल आपको पसंद आता है, ऐसा ही लाइफ स्टाइल पसंद आता है आपको, ये इसमें सिविल सर्विस में क्या होता है कि आपका पूरा डे टू डे लाइफ आपका इसी में जाएगा, मान के चलिए। आपको 9 to 5 जॉब ये है ही नहीं, तो क्या आपको ये सूट करेगा? आपको लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को मतलब उसका निदान निकालना होगा। तो क्या पब्लिक डीलिंग आप कर पाएंगे? क्या आप इसको एंजॉय कर पाएंगे इस जॉब को? वो सब सोच के ही आप इसको चुने। तभी आपको इनर मोटिवेशन मिलेगा, कि हमको खुद को समझने के बाद ही मिलेगा इनर मोटिवेशन, कि हमको हाँ वहाँ पहुँचना है, हमको चलो आज वो मेरा लक्ष्य है, आज हम उस लक्ष्य के लिए इतना काम कर लेते हैं, कल इतना काम कर लेंगे। तभी जाके आप अपना सही तरीके से उसका रूटीन बना पाएंगे। तो इस पे ही जानना, ये हमेशा, ये आपका हमेशा रहेगा इनर मोटिवेशन, ये तो हमेशा आप ये आता जाता रहेगा। और इस पे भी एक अच्छा चीज बताएंगे आपको, एक वर्ड होता है मोमेंटम। मोमेंटम समझते हैं? मोमेंटम की गतिविधि, गति जो भी है, इस तरह से कि कोई चीज चल रहा है ना, तो वो उसके बाद का जो प्रोसेस है, मान लिया कोई बॉल यहाँ से लुढ़क रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक लुढ़क के आया, तो यहाँ से यहाँ आगे तक जाने के लिए उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो लुढ़कता ही चला जाएगा। लेकिन मान लिया कोई यहाँ पे बैठा हुआ है बॉल, मतलब यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसको
धकेल के उसको उधर भेजना होगा, तो वहाँ ताकत लगता है। तो मोटिवेशन के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना है, आपको मोमेंटम क्रिएट करना है। मोमेंटम कैसे क्रिएट होगा कि आज मान ले कुछ पढ़े तो कल भी आप पढ़ने के लिए बैठ पाए। आप एक सप्ताह अच्छी तैयारी किए, कोई एक मान लिया कोई टॉपिक अच्छा कर लिए, तो अगला टॉपिक को पढ़ने के लिए आप में इच्छा होनी चाहिए, वो मोमेंटम हमेशा बने रहना चाहिए। तो उसको कैसे बनाना है, मोटिवेट होकर क्या करना है कि हाँ करना चाहिए। केवल हमको मोटिवेशन में क्या होता है ना कि बस हमको रिजल्ट दिखता है कि हमको इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो वही सोच के आप कितना कर पाएंगे। आपको खुद का तो साथ देना होगा ना, खुद का साथ आप कैसे देंगे, इस मोमेंटम के जरिए। अब मोमेंटम कैसे आप मतलब बना सकते हैं कि उसके लिए आपको आपका जो गोल है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। ठीक है, और छोटे छोटे हिस्सों में बांट के जब आप हम लोगों को डोपामिन जानते हैं, डोपामिन हिट मिलता है लोगों को कुछ भी अपने पसंद का काम करने से, जिसमें अच्छा लगे, फील गुड हो। तो जैसे इंटरनेट पे मान लिया या यूट्यूब पे किसी को मान के चलिए किसी को क्रिकेट मैच देखने का बहुत शौक है, तो क्रिकेट मैच देखते उसको बहुत अच्छा फील होता है, उसको बहुत एंजॉय करता है। तो आपको तैयारी के समय में भी वो हिट मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा, जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है तब हमको मिलता है वो चीज। रिवॉर्ड मिलेगा कैसे मिलेगा, जैसे आज के लिए आप मान लिया कोई एक बहुत बड़ा गोल नहीं सेट करना, कभी भी बड़ा गोल सेट करिएगा तो क्या होगा कि बड़ा गोल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, लेकिन बड़ा गोल जो होगा उसके लिए आप करेंगे क्या, उसका स्ट्रेटेजी भी तो ऐसा होना चाहिए। उसका स्ट्रेटेजी पे नहीं ध्यान देके लोग खाली गोल सेट कर लेते हैं। ठीक है, कि हमको ये एग्जाम क्लियर करना है, कैसे करना पता ही नहीं है, तो इस वजह से कुछ दिन तो वो काम करते हैं उस पर, लेकिन अगले कुछ दिनों बाद वो फिर ढीले पड़ जाते हैं, खत्म हो जाता है। और उसी गोल को आप अगर छोटा छोटा टुकड़ों में बांटिएगा तो क्या होगा कि एक हिस्से को मान लिया आप एक सब्जेक्ट को पकड़े और एक दो दिनों के लिए एक दो टॉपिक को पकड़े, उन टॉपिक्स को मान लिया आप क्लियर कर लिए, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। अच्छा लगेगा तो अगला चैप्टर पढ़ने के लिए आपको खुद से मोटिवेशन मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। तो वो गति में हमेशा रहना है, बंद नहीं होना है। तो इसीलिए उसको छोटा छोटा टुकड़ों में बांट के आपको ही तब जाके आपको मोमेंटम मिलेगा, तब जाके आप इस पूरे गोल को खत्म कर पाए, इसको आप अचीव कर पाएंगे। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, इससे संबंधित है ना। इसके अलावा अब आप लोग बताइए, कुछ पूछना है तो। जो कुछ बात कर रहे हैं समझ में आ रहे हैं ना। कितना दिन हो गया बैच को? जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो ठीक ठाक समय हो गया है। कौन कौन सा सब्जेक्ट हो गया है? मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। समझ में आ रहा है ना जो कुछ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको देखिए, लगभग बातें तो हम कर ली हैं जो हम फील करते हैं कि आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हिस्ट्री अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो हिस्ट्री को बांध मत लीजिए कि वो बस हिस्ट्री को जैसे लोग मतलब अमूमन माना जाता है कि वो एस्थेटिक चीज है। ठीक है, तो उसको ऐसे मतलब स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है कि नहीं वो एस्थेटिक है तो एस्थेटिक है, उसको हम करंट से नहीं जोड़ेंगे, ऐसे नहीं करना है। मान ले कुछ आता है ऐसा चीज करंट में भी, तो उससे जोड़ लेना है। सोच तो सकते हैं, उस पर कुछ विचार तो बना ही सकते हैं। और करंट में भी कई सारे ऐसे घटनाएं होती हैं जो मतलब हिस्ट्री से जुड़ा होता है, कहीं पे कुछ खोज हुआ तो वो किसी न किसी एंशिएंट पार्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे एक, अच्छा चलिए एक इसी पे, हमारे एग्जाम में जो रियल एग्जाम था मेंस का, उसमें एक सवाल था
सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख करें। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसमें क्या पूछा है, तो इसको हम कैसे लिखे थे वो बताएंगे। तो विशेषता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सभी बुक्स में रहेंगे, सब में पॉइंट वाइज बढ़िया से लिखा होगा, कुछ कुछ नोट्स भी होंगे कि एकदम लगेगा कि यार उसी को छाप के आ जाए हम, कितना सुंदर रहता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो छाप के आ जाने से काम चल जाएगा? क्योंकि देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं सब तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, सबके पास वही बुक है, वही नोट्स है, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लिया इस बार कितने सीट है, अच्छा इस बार तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, तो मान लिया 300-400 500, मान लिया 500 ही मानिए, उसका कितना गुना लिया जाता है मेंस के लिए? 15 गुना करीबन लिया जाता है। कितना होगा? ठीक है, सही है ना, 15-75, तो 7500 कैंडिडेट जब बैठेंगे लिखेंगे, तो आप जो लिखेंगे बाकी का में भी वो चीज़ तो होगा कहीं ना कहीं, और अगर वही मटेरियल वही बुक्स पढ़ के वो भी तैयारी किए हैं तो बहुत सारा तो सेम सेम लगेगा। तो क्या जो कॉपी जांच रहे हैं उनको कैसे लगेगा जांचते टाइम? उनको वो मज़ा नहीं आएगा, उनको लगेगा यार सब तो वही लिख दिया, चलो सबको जनरल सा मार्किंग सबका हो जाएगा। लेकिन उसी में से किसी का अगर थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, उसको भर भर के मिलेगा मार्क्स, खुश होकर मिलेगा मार्क्स। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखना कि अपना जो आपका जो आंसर है वो बाकी से अलग कैसे हो, बस इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। नॉलेज तो गैदर करना ही है, अपना विचार तो बना कर रखना ही है कि हम किस तरह लिखें किसी चीज़ को, लेकिन साथ ही साथ उसको आपको स्पेशल कैसे बनाना है उस पर भी ध्यान देना होगा। तो उसके लिए एक देखिए आपका जो आंसर है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके लिए कोशिश ये करिए कि उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सुंदर हो। प्रेजेंटेशन सुंदर यानी कि थोड़ा सा पैराग्राफ लिख लिए, कुछ थोड़ा सा फ्लो चार्ट टाइप बनाए, कहीं मैप की जरूरत है तो मैप बना दिए, कहीं पॉइंट वाइज लिखना है तो पॉइंट वाइज लिख लिए, और कहीं मान लिया एक आध चीजें अंडरलाइन करने जैसे अंडरलाइन कर दीजिए। लेकिन प्रेजेंटेशन पार्ट थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंटेशन तभी आपका काम आएगा जब उसका कंटेंट में भी दम होगा, है ना। इसको भी ध्यान रखिए, कंटेंट तो चलिए सर्वोपरि इसी को माना जाएगा, कंटेंट को, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। प्रेजेंटेशन भी मान लिया कोई आदमी बहुत बढ़िया सूट बूट होके आ गया, लेकिन उसको कुछ आता जाता नहीं है, क्या इंप्रेस होंगे उससे आप? नहीं होंगे। और एक आदमी जिसको बहुत कुछ आता है, बहुत बढ़िया इंसान है, जैसे तैसे आ गया है और कुछ मतलब बिना नहाए धोए कैसे भी ये कौन आ गया इधर, ऐसा लगता है ना। तो इसलिए आपका कंटेंट में भी दम होना चाहिए, प्रेजेंटेशन में भी थोड़ा बहुत दम होना ही चाहिए, क्योंकि वही आपका दिख रहा है, देख के थोड़ा अच्छा तो लगे। तो प्रेजेंटेशन अच्छा हो उसके लिए आप सबका मिक्स बनाएंगे, कहीं पैराग्राफ लिखेंगे, कहीं पॉइंट वाइज, कहीं फ्लो चार्ट, कहीं मैप की जरूरत है तो मैप डालिएगा, कहीं कोई टेबल मान ले बनाना होगा मान लिया, तो इसको भी आपको देखना होगा। लेकिन इसको अच्छा करने के चक्कर में ये ना हो कि आपका जो समय है वो कम होता जाए। ऐसे भी होता है, बहुत लोग होता है पेन बदल बदल के लिखने लगते हैं। अरे वहां पे कंपटीशन नहीं हो रहा है कि आपको बस सजावट का कंपटीशन नहीं है, बहुत ज्यादा पेन वेन बदलने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखे थे बता रहे हैं, इस पे बात करते हैं। तो जैसे एक होता है इंट्रो
देते हैं। फिर कंटेंट या फिर मेन बॉडी, और लास्ट में उसका कंक्लूजन टाइप आता है। ठीक है, एक आंसर में यही 3 चीजें रहेंगी। तो इंट्रो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा तो बात करना होगा, ताकि जो चेक कर रहे हैं सीधे उनको ये ना बताइए कि इसका ये विशेषता था, ये विशेषता था, खत्म कर दीजिए। तो उसको थोड़ा सा उनको बताते हुए कि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हुए फिर आगे बढ़ना है विशेषता पे। फिर उसका लास्ट में आप उसको कैसे देख पाते हैं, क्या उस पर अपना थोड़ा विचार दे देना है कंक्लूजन में। तो इंट्रो का क्या जरूरत है, आपको अगर जरूरत होगा तो आप लिख भी सकते हैं, मतलब कुछ चीजों को कि इंट्रो का क्या जरूरत है बता रहे हैं। इंट्रो से ये पता चलता है कि आपका उस टॉपिक पे पकड़ कितना है, या आप उस सवाल को समझ रहे हैं, वही चीज झलकता है इंट्रो से। और इंट्रो में ही झलक जाता है कि आप आगे क्या बात करने वाले हैं। तो इंट्रो पढ़ के उनको समझ में आएगा कि हमको आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि नहीं। क्योंकि सोचिए हम लोग देखें ना कि 15 गुना 500 लोग होंगे तो 7500 लोग, मतलब 500 सीट पे 7500 कॉपियां होंगी। तो क्या वो सबका इतना डिटेल्स में पढ़ेंगे? शायद नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं होगा उतना। तो जिनका इंट्रो में दम होगा उनको लगे कि यार आगे पढ़ना चाहिए, इसमें दम है, तो तब ना पढ़ेगा। आप मान लीजिए इधर बहुत मेहनत कर दिए, लेकिन इंट्रो ही थोड़ा सा मतलब सब स्टैंडर्ड टाइप का हो गया, तो आगे हो सकता ना पढ़े वो, आगे मतलब बस आधा नंबर ऐसे करके दे के पार कर दे। तो इसको करना क्या है, हम क्या किए थे, हम ये नहीं बोल रहे कि मेरा बेस्ट था, हम ये नहीं बोल रहे बिल्कुल भी। तो बस एक तरीका बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय कैसे होता है बुक्स में या नोट्स में कैसे रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इस काल में, सिंधु घाटी सभ्यता का काल इतना से इतना है, इसका प्रसार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर भाग में था, इसके उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में ये जगह था, और इसका पूर्वी छोर यूपी का आलमगीरपुर, ये इस तरह से दिए रहता है। और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, ये वो। तो लग रहा है उसमें इंटरेस्टिंग, वो मतलब लग रहा है कि फैक्ट्स का फैक्चुअल टाइप लग रहा है वो चीज। तो हम क्या किए थे उसको कि उसको सिंपल सेंटेंस ना बना के उसको थोड़ा सा मिक्स कर दिए, उसी में कई सारे, एक ही सेंटेंस में कई सारा चीज लिख दिए। लिखे कि उस काल में, जैसे 2350 ईस्वी से ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास में भारत के पश्चिमोत्तर भाग में एक सिंधु नदी के और उसकी सहायक नदियों के आसपास में एक सभ्यता का उद्भव हुआ था, जिसका कि हम विशेषता भी बोल दिया ना, हम लिख देखिए जिसका आज के समय में इस तरह का विशेषता है, मतलब इस तरह का महत्व आज भी है, आज भी इस तरह से प्रासंगिक बना हुआ है, उस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। तो हम कोशिश ये किए कि एक ही सेंटेंस में जितना उससे रिलेटेड फैक्ट्स है और जो पूछा जा रहा है विशेषता, उसको भी थोड़ा सा टच कर दिए थे। वो पहला मेरा छोटा सा दो तीन जो लाइन होता है उसका एक सेंटेंस था। उसके बाद जो अगला पैराग्राफ था उसमें थोड़ा उस पर डिटेल्स में गए कि हाँ इसकी खोज दयाराम साहनी ने इस समय में किए थे, और इसके काल को लेके जैसे हमको पूछा गया विशेषता, मेन फोकस मेरा इस पर रहना चाहिए, लेकिन चूंकि वो 40 मार्क्स का है तो थोड़ा सा तो बड़ा करना होगा आंसर को। और विशेषता को ही कितना खींच पाएंगे बताइए, नहीं हो पाएगा। इसलिए जो शुरुआत का चीज था उसको भी थोड़ा सा कर लिए थे। उसमें मतलब इसके काल को लेके भी अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है। कोई इसको 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक मानते हैं, कोई 2350 से मानते हैं 1750 तक, कोई उसी बीच, मतलब सबका वेरिएशन है। तो हम सबका लिखने का जरूरत है कि आपको लगता है इसमें, क्योंकि इसमें विशेषता पूछा जा रहा है, उसका काल के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो हम लिख दिए थे कि इसके काल को लेके अलग अलग
विद्वानों के बीच मतभेद है, परंतु जो कार्बन डेटिंग और सामान्य मत है उसके अनुसार इसका काल इसका काल वो 2350 वाला लिख दिया, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसा करके, जो नंबर लाइन होता है ना उसी तरह से। नंबर लाइन में क्या होता है, एक बीच में जीरो होता है और इधर नेगेटिव होता है, उधर पॉजिटिव होता है। इसको जीरो मान लिए, जीरो इसमें इधर नहीं आएगा क्योंकि ये ईसा पूर्व की ही बात है। इसमें जीरो इधर होगा क्योंकि हमको इधर की ही बात करनी है, बीसी के टाइम की। तो इसको लिख दिए 2500 बीसी, 2350 बीसी, इसको 1750 बीसी और ये 1500 बीसी, और इधर जीरो है और इधर आज का जो समय है एडी उधर है। तो इसको लिख दिए हम, मेरा मीडियम हिंदी था, ठीक है। तो ठीक है, बस इतना लिख दिए, इसको डिस्क्राइब भी नहीं किए। हम इसको ऐसे देख पाते हैं कि कोई भी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी, तो वो नगर क्या एक ही दिन में डेवलप हो गया होगा? नहीं। तो पहले कुछ कबीले मतलब होंगे वहां पे, वो थोड़ा सा एक समुदाय के रूप में विकसित हुए होंगे। बहुत लंबी प्रक्रिया होती है कोई भी चीज, मतलब ये तो सोचिए कि मतलब वो फुल फ्लेजेड वो मतलब नगर थे वे, है ना। तो उसको विकसित होने में तो बहुत समय लगा होगा। और ये 2500 बीसी ये भी कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन जो माना जा रहा है, जो विद्वानों का मत है, तो उसी को मान लिया गया। लेकिन केवल क्या 2500 बीसी जो एग्जैक्ट ईयर था उसी समय से वो शुरू हो गया होगा? नहीं, आज यहाँ से, हाँ यहाँ कुछ लोगों को रख दो, आज से शुरू हो गया ये सभ्यता, ऐसे तो नहीं है। तो इसलिए इस समय ये विकास कर रहा था। इस समय भी ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन उस समय विकसित काल में था। और उसके बाद वो परिपक्व काल में जब आया कि वो एकदम बेस्ट फेज में था, मान के चलिए, जब एकदम उसके नगर एकदम मैच्योर अवस्था में थे और उनके बीच जो ट्रेड वगैरह बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। वो इसको मान लिए हम 2350 ईसा पूर्व से 1750 तक। और उसके बाद इसके पतन का भी कई सारा कारण बोलते हैं विद्वान। कोई बोलते हैं बाढ़ आया होगा, कोई उल्का पिंड टकरा होगा, कुछ हुआ होगा, महामारी आई होगी, कुछ भी, युद्ध हुआ होगा। तो पतन एक ही दिन में तो साफ नहीं हो गया होगा पूरा वो एरिया, वो धीरे धीरे हुआ होगा, तो इसलिए उसको पतन काल मान लिए। इसका मतलब इसमें क्या झलका कि हमको मालूम है उसके बारे में कि कैसे हुआ है, और हम बस इतना दे करके छोड़ दिए। उसके बाद सीधे हम आगे उसका एरिया पे कि उसका एरिया जो था, उसका ज्योग्राफिकल एरिया, आज का जो ये छोटा हो गया, इस तरह से। और इधर ये इंडिया, ये पाकिस्तान इधर से ऐसे होता है, ठीक है। तो इधर सिंधु नदी बाहर से निकलती है तिब्बत स्पर्श से, ठीक है। और उसके जो सहायक नदियां सतलुज और ये रावी, ये चिनाब वगैरह, इसमें कहीं ना कहीं ऐसे मिलती हैं ऐसे करके। तो ऐसे एक बस इसी एरिया का छोटा सा मैप ड्रॉ कर दिए थे, बस इसमें पेन बदल लिए थे। ब्लू पेन से लिख रहे थे, बस इसको ब्लैक पेन से बना दिए थे। तो ये सिंधु नदी इसको बना दिए और बाकी को उसका सहायक नदियों का नाम लिख दिए। और इस एरिया को बस ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से, अब क्या खुल गई है,
बैक कैसे हो गई है? ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है। तो बस इसको बना दिया कि ये इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। पूरा भी बनाने का जरूरत नहीं, अब साउथ इंडिया से उसको क्या मतलब था, तो इतना करके छोटा सा ही बना दे, बहुत ऐसे भी ना लगे कि हम कॉपी भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ना लगे। अब सीधे उसके बाद आते हैं विशेषता पे आ गए, जो उसका मेन कंटेंट है। मेन कंटेंट पे आ गया उसके विशेषता पे कि ये नगरीय सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन थी, ये इसका जो जो नगर थे विकसित अवस्था में थे, यहाँ के जल निकासी की व्यवस्था उत्तम थी, इस तरह के जितने यहाँ के लोग, यहाँ का ये मतलब व्यापार प्रधान ये यहाँ का ये था, समझ था, और ये मातृसत्तात्मक थी। इस तरह से सारा का उसको डिटेल्स भी लिख दिए। वो तब जा रहा है, हम बस अलग क्या किए थे, जो हमको लगता है कि हम अलग किए थे वो बस बता रहे हैं। तो विशेषता तो सारा लिख दिए जो है उसका डिटेलिंग के साथ। फिर उसके बाद जैसे विशेषता खत्म हो गई, एक दो पेज वो सब लिख करके तब हम लिखे कि उस वो जो विशेषताएं हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं और पूरे विशेषता मतलब वो जो सभ्यता थी, वो उसका आज के समय में, आज के विश्व को, आज की सभ्यता को क्या देन है, उसको हम अलग से समराइज कर दिए थे कि इन विशेषताओं के अलावा भी, अलावा नहीं मतलब आज के विश्व के लिए क्या देन था। तो लिख दिए कि ये नगरीय विकास जो होता है वो उसी समय से सीखे कि नगर ऐसे होने चाहिए, वैसे सड़कें ऐसी होनी चाहिए और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, वो वहीं से हम सीखे थे। ठीक है। उसके बाद विश्व व्यापार की संकल्पना, विश्व व्यापार की संकल्पना वहीं से या फिर उस समय के जो भी सभ्यताएं थी बाकी भी, वो लोग आपस में ट्रेड करते थे और बहुत दूर दूर से, इसका भी जैसे अफगानिस्तान, राजस्थान, ये वो कई सारे एरिया से उनका मतलब ट्रेड चलता था। तो वो विश्व व्यापार आज भी चल रहा है, वो हम वहां से सीखते हैं। लिख देते हैं एक दो हमको जो याद आ रहा है। ठीक है। इसलिए जल निकासी व्यवस्था फेल होने के कारण कितने जगह मतलब बाढ़ के कारण, और जो शहर में पानी घुस जाता है, वो दिल्ली में हुआ था ना, कुछ कोचिंग के बच्चे, सोचिए उस समय लोग इसको लेके इतना ज्यादा अवेयर थे और आज हम लोग नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें सीखना चाहिए ना, उसका देन तो है कि ये सब हमें जाने। इसके अलावा ताकि विश्व व्यापार, हाँ, सड़क वो सब नगरीय में ही कर ली उसको। ठीक है। मात्र सत्तात्मक, ठीक है, वो भी था। इसमें करंट से भी जोड़ दिए थे। जब हमारा मेंस चल रहा था उस समय रूस यूक्रेन के बीच जो टेंशन चल रहा था ना, वो चल रहा था उस समय। तो इसमें हम लिख दिए थे कि आज के समय में जब देशों के बीच में आपसी तनाव होता है, युद्ध होते हैं, उसका जिक्र करते हुए, तो वो जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता था वो शांतिप्रिय सभ्यता था, क्योंकि कहीं से युद्ध जैसे कोई सामग्री का अवशेष उतना मिलता नहीं है। तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक था वहां पे, ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या हम उससे नहीं सीख सकते हैं? वो लोग आपस में इतना अच्छा वो ट्रेड करके आराम से रह रहे थे, तो वो सब लिख दिए थे। ठीक है। और मातृसत्ता, और जैसे
महिलाओं के प्रति जो भी घटनाएं होती, मतलब उनके विरुद्ध जो अत्याचार होता है उन सबको जिक्र करते हुए लिख देते कि उस समय सोचिए कि मातृसत्ता को पूजा जाता था, उस मातृसत्तात्मक समाज ही था। तो क्या अभी हम वो स्थिति नहीं बना सकते हैं कि सब कम से कम बराबर हो जाए, सबके लिए मतलब जो समाज में रहने का सबके लिए आसान हो जाए, सरल हो जाए, कोई दिक्कत ना हो किसी को, तो उसे तो सीख ही सकते हैं। बस इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स को जो उसका यूनिक था, जो आज भी हम यहाँ पे प्रासंगिक है, तो इन सबको समराइज कर दिए थे। अब लास्ट में जो निष्कर्ष था, निष्कर्ष को लिखे थे कि हाँ, उस समय जब हमारा मेंस का एग्जाम हुआ था उसके 6 महीना या 1 साल बैक में वो धौलावीरा एक साइट है ना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का, उसको हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था उसी समय। तो उसको जिक्र कर दिए कि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी जैसे विशेषता कई तरह की होती है, सारा तो लिख दिया था कि अपने विशेषताओं के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का आज के समय में भी ये प्रासंगिक बना हुआ है, और इसका सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व, राजनीतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व आज भी है ही। इसी कारण से इनके इन्हीं महत्वों को देखते हुए ही हाल ही में धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। और मतलब भविष्य में और इस सभ्यता के बारे में और कुछ इस विश्व को जानने का मौका मिलेगा, उसके लिए हम पॉजिटिव बने हैं, मतलब उस तरह से, और इसे सीखने के लिए पूरा विश्व को सीखने का मौका मिलेगा। इसके बाद जो भी आगे कुछ भी एक्सकवेशन वगैरह होते हैं तो उस तरह से उसको पॉजिटिव एक दे के छोड़ दिए थे निष्कर्ष को। तो करंट अफेयर से भी जोड़े हैं, तो युद्ध रूस यूक्रेन का क्या जरूरत था, लेकिन जोड़ दिए थे इसमें। धौलावीरा उस समय जब मिल ही गया हमको कि इसको मिला है दर्जा, तो उसको भी डाल दिए एक सेंटेंस में। इस तरह से थोड़ा सा हमको लगा, किए थे हम, कोशिश किए थे इसमें। इसी तरह से मतलब आपको पढ़ना है एकदम ओपन होकर के, एकदम रिजिड होकर नहीं पढ़ना है कि हम हिस्ट्री पढ़ें तो बस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। मेरी ओर से हो गया जो बताना था हमको लगता है, और कुछ होगा तो बीच में कुछ भी ऐसा लगता है बताएंगे, फिर कभी आना होगा तो। अभी क्या क्लास है? अभी हिस्ट्री का ही है। समय क्या हो गया? 10:15 बज गए हैं। कुछ पूछना है लोग पूछ लीजिए। लैंग्वेज मेरा हो था। हाँ। आप लोग क्या क्या लिए हैं? खोरठा। खोरठा, अच्छा, मुझको लगता है ज़्यादातर लोग खोरठा के होंगे, नागपुरी खोरठा। ठीक है, जो भी आपका मतलब लैंग्वेज लें, मतलब उसका जो मटेरियल होता है वो सब देख लीजिए, उस पर भी ध्यान देना होगा आपको। और मान लिया उस लैंग्वेज को आप नहीं बोल रहे हैं, उसे ज़्यादा मतलब डे टू डे लाइफ में उसको यूज नहीं करते तो ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए को शुरू से ही उसको देखते जाइए। जैसे हो बोलते हम जय भाषा के हैं तो उधर हो भाषा उधर बोला जाता है, हम बोलते हैं, तो इसलिए हमको पता था पहले से कैसे होता है। बस उसका ग्रामर वगैरह, उसका लिटरेचर वो थोड़ा देखना पड़ गया था। और पूछिए। देखिए, मतलब जो शुरुआत करते हैं ज़्यादातर, देखिए किसी कोचिंग में या फिर कहीं भी लोग हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो हम भी हिस्ट्री से शुरुआत किए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी, नहीं ज्योग्राफी। आपको देखिए, आपको करना क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का पहले समझ बना लेना है कि सब्जेक्ट क्या है ये। जैसे हम एक टीचर से मिले थे जब कॉलेज के टाइम में ही, एक प्रेम सर थे, मतलब उनके पास हम जाते थे पढ़ने के लिए। तो पहला ही दिन वो पूछे हमसे कि इतिहास क्या है। हम बोले कि सर ये अतीत की घटनाओं का अध्ययन को इतिहास कहते हैं। हम ऐसा
हमको नहीं मालूम था। बोले कि अतीत में तो भाई कई सारी घटनाएं हुई हैं, क्या हम सारी घटनाओं को पढ़ते हैं? आपके पूर्वज रहे होंगे, आपके मतलब हमसे बोले कि आपके पूर्वज रहे होंगे, मतलब 100 पीढ़ी पीछे, 500 पीढ़ी पीछे, क्या उनके बारे में पढ़ते हैं? नहीं सर। लेकिन उनका महत्व है, मेरे लिए महत्व है, क्योंकि वो थे तो हम हैं आज। लेकिन क्या बाकी लोगों के लिए जरूरत था वो पढ़ने का? नहीं। तो वो सर का कहना था कि मतलब वो हमको एक डिफिनेशन जैसे बता दिए कि अतीत में हुई ऐसे घटनाएं जिनका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक महत्व, इस तरह जो भी महत्व होते हैं वो महत्व कुछ ना कुछ हो, उन्हीं घटनाओं का अध्ययन को इतिहास के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट हम क्यों ही पढ़ रहे हैं। या तो इतिहास लगेगा ना कि भाई ये तो बीती हुई घटनाओं को कौन ही पढ़े, लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इतिहास पढ़ने का, या फिर हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना है। तो इतिहास में भी, इतिहास का जो प्रसार क्षेत्र है उसमें क्या पढ़ना है, हम जैसे किसी से भी बात होता है तो हम ऐसे बताते हैं कि पहले उसको आप ट्री के रूप में, ठीक है, ये मान ले पेड़ है, ये इतिहास का पेड़ है, तैयारी के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, तो इस पेड़ से बहुत बड़ा चीज है इतिहास। जो विद्वान है, जो इस पर रिसर्च करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चीज है। तो पढ़ना कितना है, जितना महत्व है, और जो जो महत्व बता दिए, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, तो वो भी किसका? क्या हम अमेरिका का इतिहास उतना पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग भारत में हैं, ठीक है, अच्छा भारत में भी है, मतलब भारत में है, झारखंड के अंदर है, प्लस आज अब हम लोग यहाँ राजधानी में है, रांची में। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारा पूरा जीवन में सबसे ज़्यादा असर किस बात का होने का है, कि हम भारतीय हैं या झारखंडी हैं या रांची निवासी हैं? भारतीय होने का, बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहे हैं आप लोग। क्योंकि हमारा जो डे टू डे लाइफ है, जो हमारा कुछ भी होता है, हम लोग ज़्यादातर, हम लोग देखिएगा संविधान से शासित होते हैं, ठीक है। आज हम यहाँ पे आके आराम से बोल पा रहे हैं, मतलब पढ़ लिख पा रहे हैं, ज़्यादातर जो मान के चलिए कि वो संविधान का दिया हुआ है। इसके अलावा जो सोशल कस्टम्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर हम देखते हैं कि हम लोग संविधान के अंतर्गत शासित होते हैं। उसमें भी संविधान किसका होता है? पूरे देश का होता है, एक संविधान है। झारखंड का तो अलग से नहीं है। तो झारखंड से भी हम लोग शासित होते हैं। संविधान में देखिएगा, जो राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए हैं, वो झारखंड सरकार उस पर कानून बनाती है, और उससे हम लोग शासित होते हैं। जैसे पुलिस व्यवस्था है, ठीक है, भूमि संबंधी, और तो जैसे जो स्कूल हैं, शिक्षा है, वो ज़्यादातर उसको राज्य सरकार देखती है, लेकिन केंद्र सरकार भी देखती है, ठीक है, दोनों का रोल है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है वो राज्य का होता है। तो जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा है उसके लिए तो देख रहे हैं ना, मतलब एक स्टेट का कितना बड़ा रोल होता है हमारा लाइफ में। तो हम उसको उसी अनुपात में पढ़ेंगे ना इस एग्जाम के लिए भी। तो सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं इसलिए भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का अर्थव्यवस्था। लेकिन चूंकि हम लोग झारखंड में भी हैं, झारखंड का भी रोल है, तो उसी अनुसार उसको भी पढ़ना है, उसको जानना है। और रांची रांची का अलग से इसलिए जानना है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, तो यहाँ के बारे में थोड़े बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। यहाँ का इस लोकेलिटी का क्या हिस्ट्री रहा है, यहाँ का इकोनॉमी किस पे आधारित है, यहाँ के लोग मतलब किस किस समुदाय के लोग हैं, समाज किस तरह से बंटा हुआ है, ठीक है, उस तरह से जानना है। हम लोग ब्राजील का अर्थव्यवस्था तो नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमको उसका जरूरत ही नहीं है, उसका हमारे लाइफ में महत्व ही नहीं है। हम लोग ये जैसे हम लोग कुछ कुछ क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, मगर वैसे इतिहास में भी अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, ठीक है, यूरोपीय देशों में जो भी विचारधारा
आई, लोकतांत्रिक मतलब जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनको पढ़ना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग आज लोकतंत्र के अधीन शासित होते हैं। तो लोकतंत्र कहाँ से पनपा है? जो वर्तमान स्वरूप में यूरोपियन देशों से, अमेरिका से, उन क्रांतियों से ये उपजा हुआ चीज है। ठीक है, लेकिन भारत में भी था जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था पहले भी थी यहाँ, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप में उधर ही से हम लोग लेके आए हैं। और आज जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, हमारा देश भी तो इस तरह का था पहले से, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज हम लोग पूंजीवाद की ओर ज्यादा जा रहे हैं ऐसा लगता है। तो ये सब विचारधाराएं हैं, जो आर्थिक विचारधाराएं हैं, विदेशों से आई है मान के चलिए। और उसमें कुछ यहाँ का लोकल कुछ टच है उसमें, हमारे जो हम लोग फॉलो करते हैं उसमें। तो इसलिए उनको उस अनुपात में पढ़ना जरूरी है। अमेरिकी क्रांति को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, जिसका जितना जरूरत बस उतना। तो ये हम इसको ऐसा मानते हैं, पेड़। ठीक है, इसमें कई सारी टहनियां हैं, पत्ते हैं, और कुछ समय लेंगे बस। ठीक है, 5 से 10 मिनट में खत्म करते हैं, 5 मिनट में। मान ले अचानक से कोई बोल दे, इतिहास की बात हो रही है इसलिए इतिहास, ठीक है, कि अकबर या अशोक, किसी का भी नाम मान लिया गया कि अशोक ने मनसबदारी प्रथा शुरुआत की थी। तो कोई अचानक से बता दिया, आपको बता दिया, अच्छा ठीक है, आप उसको रट लीजिएगा, लेकिन उसको कहानी में फिट कर पाइएगा कि कहाँ था अशोक, मतलब अकबर कहाँ था मनसबदारी प्रथा, ये क्या था क्या नहीं था। इसके अलावा बाबर या अंग्रेज, अचानक आपको फैक्ट्स बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसको फिट कहाँ पे करना है वो आपको सीखना है बस। तो ये मान लिया एक पेड़ है, इतिहास का ये पेड़ है, हम बस इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, जितना सीमित करके ही। तो मान लीजिए इधर प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, इधर मध्यकालीन हो गया, इधर ये हो गया, वो हो गया। तो उसी में कई सारी टहनियाँ होंगी, बड़ा तना है, टहनियाँ है छोटे छोटे, ठीक। तो उसी में कहीं पे तो हम लोग अकबर को फिट कर देंगे, यहाँ पर कहीं पे अशोक को फिट कर देंगे। ये तब हो पाएगा जब हम लोग पूरे इतिहास का जो पेड़ है उसका कहाँ से कहाँ तक है, ये क्या पढ़ना है इसमें, उसके बारे में थोड़ी सी समझ पहले बन जाए, तब हम लोग इसको कहीं ना कहीं फिट कर पाएंगे पत्तों के रूप में। तो वो चीज को हम लोग याद रख पाएंगे वैसे में। कुछ भी बात अचानक से भी कोई बोल दे, लिच्छवी गणराज्य, ये वो कुछ भी है इतिहास संबंधित, तो उसको आप तब जाके फिट कर पाएंगे जब आपको उसके बारे में पता रहे कि इतिहास का क्या, इतिहास के बारे में जनरल समझ हो जब, नहीं तो फिर रटने जैसा हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए मेरी बात को? हम देखिए, हम बताते हैं, हम प्राचीन जैसे मध्यकालीन, आधुनिक और झारखंड। पढ़ना सबको है, हम मेरा जो था कि पढ़े सबको तो है थोड़ा बहुत, लेकिन हम चुने थे कि हम प्राचीन को, प्राचीन नहीं, हम सबसे ज्यादा इन दोनों पे फोकस किए थे, आधुनिक और झारखंड पे। और इन दोनों को भी, इसको तीसरा में रखे थे और मध्यकालीन को 4th में रखे थे। तो हुआ कि अब एग्जाम के दिन में ये तो अच्छा हुआ कि सबके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे। अगर हम प्राचीन को छोड़ दिए रहते पूरी तरह से, वो गलती कभी नहीं करनी, किसी को पूरी तरह नहीं छोड़ना है। हम झारखंड का पूरा सोच के गए थे कि हमको क्या करना है, मेरे 2-3 ऐसे टॉपिक जो लग रहा था कि संभावित है ये आएगा। पिछले बार बिरसा आंदोलन से संबंधित कुछ था 6वीं जेपीएससी में, और इस बार भी लेकिन बिरसा आंदोलन और जनजातीय आंदोलन ऐसे कुछ था, तो हम फंस गए वहां पे। हम जो सोच के गए थे वो आया नहीं, तो इसमें जो सवाल आया था उसको छोड़ना पड़ गया हमको, क्योंकि उसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़े थे। बाकी को बहुत अच्छा कर लग रहा था कि झारखंड का कुछ भी पूछे हम कर लेंगे, लेकिन वहां पे धोखा हो गया। और हाँ, आधुनिक में भी जो सवाल हम करके गए थे, जितना हमको लग रहा था कि आ सकता है, वो नहीं आके कुछ और आ गया, लेकिन इसके बारे में पढ़े थे इसलिए
इसको लास्ट में इसको किए और प्राचीन को कर दिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम ये जो लास्ट के जो तैयारी होते उस समय बहुत ध्यान नहीं दिए थे इस पे, लेकिन पहले से ही जो टॉपिक को लेकर जो समझ बनी हुई थी उसी को बस लिख के आ गए, क्योंकि इतना आसान सा सवाल आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख करें। और आधुनिक में था वो गांधी जी का था वो कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या भूमिका थी, उस पे था। तो उन दोनों को हम किए थे। इस तरह आपको वही होना चाहिए, आप किस में कंफर्टेबल हैं उसको करिए, और बाकी को भी किसी को थर्ड में रखिए, किसी को फोर्थ में रखिए। मध्य कलम लगभग छोड़ दिए थे। और पूछिए कुछ। आप लोग बोलिए। हो गया तब ठीक है। तो हम जो बताए जरूरी नहीं है कि यही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें, लेकिन अपना स्ट्रेटेजी खुद से बनाइए। जो मेरी बातों से लगाओ कि ये आपके काम आएगा, उन चीज़ों को ले लें। कोई और बताते उनका कुछ ले लें, उसी तरह से करिए। अपना स्ट्रेटेजी जरूर से बना के रखिए, पॉजिटिव बने रहिए। आप लोग अच्छी टीम के साथ जुड़े हैं, आपको पता होना चाहिए। अरुण सर मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं हमेशा, वो हमेशा से, आप लोग देखे भी होंगे। तो और अरुण सर का यूट्यूब पे हम कई सारा पहले वीडियो देखते थे मेंस की तैयारी के दौरान, जो मिल जाता था उसमें फ्री में, हम घर बैठ के तैयारी करते एक्चुअली। तो उसी से हम इम्प्रेस हुए थे सर से कि उनका अपना इकोनॉमिक्स में, खास करके इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, वही तो वो पढ़ाते हैं शायद। तो तो अच्छा लगा हमको कि इनसे मतलब मिलना चाहिए, तो इसलिए तब से वो रिश्ता आज तक बना हुआ है सर के साथ। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, खुद को पॉजिटिव बना के रखिए, और कोई मोमेंटम वाला बात याद है ना, मोटिवेशन के पीछे मत जाइए, मोमेंटम के पीछे जाइए। मतलब आपको गति से ही आगे के लिए मिल जाए वो हिट, है ना, उस तरह से। ठीक है, सबका अपना अपना संघर्ष होता है। कोई मान लिया फाइनेंशियली ठीक नहीं है, उसका संघर्ष तो दिखता है, लेकिन जो अमीर है ना उसका संघर्ष नहीं दिखता है, वो भी संघर्ष कर रहा होता है। जैसे मान लिया इसी कोचिंग में या फिर कहीं भी कोई बच्चा है, एकदम कार वार से आ रहे हैं, उनके पास सब कुछ सारी सुविधाएं हैं, तो क्या वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है? वो उन सुविधाओं के बीच खुद को कैसे बचा करके तैयारी पर फोकस कर पाए, वही उसके लिए स्ट्रगल है। उसके पास इतना सारा साधन है, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, पैसा अथाह होता है, तो उनके पास बिगड़ने के लिए बहुत स्कोप है। ठीक है, अगर ये सोचें कि अरे यार नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या ही हो जाएगा, इधर पैसा तो है ही, पर कुछ कर लेंगे, तो उनके पास अपना तरह का स्ट्रगल होता है। इसलिए स्ट्रगल सबका लाइफ में है। तो इसलिए वो खुद को ये नहीं समझना है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप जिस भी हालत में, और अगर किसी चीज के अभाव में, तो बहुत वो आपके लिए पॉजिटिव चीज है, वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। ठीक है, मतलब कंटिन्यू बने रहिए इसमें। थोड़ा भी लगे कभी कुछ कुछ दिन पे आता है वो चीज, थोड़ा निगेटिविटी आता है, एक दूसरे से बात करिए, मोटिवेट होइए, और देखना चाहेंगे आप लोगों को अगले जेपीएससी के लिस्ट में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक।